बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक नया बयानिया मार्केट में लॉन्च हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग बयानिया है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और उसके रीज़न भी हैं। हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। देखिए, इमरान खान साहब के मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं और ये एक दिन में ख़त्म नहीं हुए। रोज़ाना रिपोर्ट करते रहे, आज 2 मुकदमात ख़त्म हुए, आज एक ख़त्म हुआ, आज एक और अदालत से ज़मानत हो गई, आज एक और अदालत में एक और केस जो है वो ख़त्म हो गया। जब इमरान खान साहब को रोज़ाना की बुनियादों पर सज़ाएं दी जा रही थी तब बहुत सारे लोग नहीं बोले, लेकिन अब जब रोज़ाना एक आधा मुकदमा, जिसके ऊपर 200 मुकदमे होंगे उसका रोज़ाना एक आधा ही ख़त्म होगा ना। कभी 2 ख़त्म हो जाएंगे, कभी 3 ख़त्म हो जाएंगे। भी मुकदमा ही इतने ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में किसी लीडर के ऊपर तीसरा चौथा मुकदमा करना ही नहीं पड़ा। नवाज शरीफ पे 2 पर्चे डालो और नवाज शरीफ साहब काबू आ जाते हैं। जरदारी साहब पे 1 मुकदमा बन जाए, 2 बन जाए, काबू आ जाते हैं। इमरान खान साहब क्योंकि सिस्टम में उस तरीके से वो नहीं थे जिस तरह बाकी लोग थे, और वो उस तरह एक्सपोज भी नहीं थे इमरान खान साहब, तो उनको काबू करने के लिए वो 200 के करीब पर्चे कर दिए गए, फिर भी वो काबू नहीं आए। अब जब ये पर्चे रोज़ाना की बुनियाद पर बन रहे थे, एक एक दिन में 10-10, 5-5 पर्चे बन रहे थे, तब किसी को एतराज़ नहीं हो रहा था। अब जब ये मेरिट के ऊपर ख़त्म हो रहे हैं तो लोग इसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं। अच्छा, एतराज़ तो एक और जगह पे एक नया बयानिया बनाना शुरू किया है कि इमरान खान कोई बहुत जालिम आदमी था, जिस शख्स ने बड़ा जबर किया, बड़ी फस्तायत और बड़ा जुल्म किया पाकिस्तान पे। ख़ास तौर पे कुछ लोग बोल रहे हैं, और उनमें सबके नाम तो नहीं मैं ले सकता, 2-4 नाम मैं आपको बताता हूँ। इरफान सिद्दीकी साहब ने उनके ऊपर जो बीती पहले कई मरतबा वो बता चुके हैं, बल्कि एक दिन मैं और अरशद शरीफ साहब अपने मामलात को लेकर सेनेट की कायमा कमेटी में गए और वहाँ हमने बताया कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। साबिर शाकिर साहब तो उस दिन रो पड़े थे बताते हुए कि उनको किस तरह की धमकियाँ दी गई और किन हालात से वो गुजरे। वो ऑनलाइन सेशन में मौजूद थे बरतानिया से। तो इरफान सिद्दीकी साहब ने उस दिन भी कुछ बातें बताई थी, उससे पहले और उसके बाद में भी वो बताते रहे हैं, लेकिन अभी वो सारा कुछ इमरान खान पे डाल रहे हैं। गुलाल इस्माइल साहबा हैं, उनके वालिद गिरामी हैं, दीगर कुछ और लोग भी हैं, वो इस बयानिए में काम कर रहे हैं कि इमरान खान ने हम पर बहुत जुल्म किया, बड़े सितम किए, और किसी को भी अगर गिरफ़्तार किया जाए ना वैसे, और बेगुनाह गिरफ़्तार किया जाए या उसे गायब कर दिया जाए या इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जाए तो ये इंतहाई काबिल मज़म्मत और गलत बात है। ख्वाह ये सब कुछ इमरान खान साहब के दौर में हो या किसी और दौर में हो, एस्टेब्लिशमेंट करे, डिक्टेटर्स करें या पॉलिटिकल लोग करें, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई भी करे। मैंने तो इस दौर में ये सीखा है। पिछले 2-2.5 साल में मैंने जितनी मार खाई है, 9 मरतबा तो मैं गिरफ़्तार हुआ और तकरीबन 4.5 महीने तक, 4.5 पौने 5 महीने तक मुझे गायब कर दिया गया था। और जो हालत मेरी हुई है, बंदा सीखता है ना चीज़ों से, तो मैंने उसमें कुछ चीज़ें सीखी हैं और अल्लाह ताला बंदे को सिखाता भी है। मैंने ये सीखा कि भाई ये चीज़ें किसी सूरत भी जायज़ नहीं हो सकती। अगर किसी आदमी ने जुर्म भी किया है ना, तो आप उसके साथ इस तरीके से डील नहीं कर सकते, गैर इंसानी सलूक आप नहीं कर सकते। बहरहाल यहाँ पे चंद बातों में मुझे एतराज़ है जो कुछ भी हो रहा है, और वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये कि जब ये लोग पकड़े गए थे ना और उसके बाद रिहा हुए थे, तो इन लोगों ने उस वक्त इमरान खान पे इल्ज़ाम नहीं लगाया था। उस वक्त ये लोग निजी महफिलों में, बल्कि अब तक ये बात बार बार वो कहते रहे हैं कि ये सब कुछ उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट ने किया था, इमरान खान ने नहीं किया था। अब आज अचानक से इन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट को, या उस दौर की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उससे बरी ज़िम्मा करार दे दिया और जेल में पड़े हुए इमरान खान साहब को गुनहगार कह रहे हैं। नंबर 2 ये है कि कुछ ने उस वक्त इन मामलों से जान छुड़वाने पर या नोटिस लेने पर इमरान खान साहब का शुक्रिया भी अदा किया था, लेकिन आज वो इमरान खान साहब को ही ब्लेम कर रहे हैं। एक और चीज़ ये है कि अगर इन्हें जबर और फस्तायत के ख़िलाफ़ बोलना है इन लोगों को, तो इससे अच्छा मौका और क्या होगा कि आज एक ऐसा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान वो जेल में है, जिस पर लगभग 200 के करीब मुकदमात बनाए गए हैं, जिसे गोलियां मारी गई हैं और इमरान खान के बकौल उन्हें कई मरतबा कत्ल करने की कोशिश की गई है, जिससे उसका इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया, जिसकी वाज़ेह अक्सरियत थी, 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा वो जीत रहा था, उसको हार में बदल दिया गया, जिसका नाम और तस्वीर तक टीवी चैनल पे या मीडिया में चलाने पर बैन है। ये पहला सियासी कैदी है जो पकड़े जाने से लेकर अब तक ना दिखाई दिया ना सुनाई दिया। इसकी जमात के 10,000 से ज़ायद बंदे गिरफ्तार किए गए, उसके खिलाफ कवानीन तक बदल दिए गए। यानी इमरान खान को काबू रखने के लिए और उसके खिलाफ जबर और फस्तायत की फ़िज़ा को कायम रखने के लिए यहाँ तक ये निज़ाम गया कि असम्बली के ज़रिए से कवानीन बदलने शुरू कर दिए।
अभी रिटायर्ड जजों को लाने तक की बात हो गई कि ट्रिब्यूनल्स के अंदर लाए जाएंगे, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी रिटायर्ड जजेस लाए गए हैं। अच्छा, कई महीनों से इमरान खान साहब के कई मुकदमा सुने नहीं जा रहे, जिनमें एक ऐसा मुकदमा भी है जिसमें इस वक्त वो जेल में पड़े हुए हैं, तोशा खाना वाला कई महीनों से पड़ा हुआ है लेकिन पेंडिंग है, वो चलता जा रहा है और सुना नहीं जा रहा। इद्दत जैसा घटिया तरीन केस भी जिस आदमी पे चलाया गया, उस आदमी के हक में बोलने की बजाय अगर अचानक से लोग उसको जालिम और जाबिर साबित करना शुरू कर दें तो ये बहुत अजीब बात है। और ये वो लोग हैं जो माजी में ये इल्ज़ामात इमरान खान साहब पे नहीं डालते थे। तो एक प्रोपेगेंडा है, आने वाले दिनों में आप इसको तेज़ होता हुआ देखेंगे। लेकिन हमें एक बात याद रखनी है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी जबर और जुल्म पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर हुआ, अगर वो सबसे बड़े पैमाने पर किसी सियासी जमात के साथ हुआ है तो इस दौर में जो मौजूदा सियासी जमातें उनमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हाँ, पीपल्स पार्टी ने ज़िया-उल हक के दौर में बहुत मुश्किलात देखी, लेकिन वो एक डिक्टेटर का दौर था। PMLN ने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कुछ मुश्किलात देखी, वो ठीक ठाक मुश्किलात थी, लेकिन इतना जुल्म तो परवेज़ मुशर्रफ ने भी नहीं किया था। अब जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देखा है, जितने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, 200 मुकदमात, ये भी पकड़ लो वो भी पकड़ लो, फिर जिस तरह इनके साथ इलेक्शन में किया गया, जिस तरह चीज़ें एक्सपोज हुई हैं, इनकी जीती हुई सीटें किसी और को दे दी गई, फिर मखसूस नशिस्तें हारने वाले उम्मीदवारों को दे दी गई, ये सारे वो उस तरह के खेल हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, फिर धांधली वाला केस नहीं सुना जा रहा। ये लेवल हमने आज तक नहीं देखा। पाकिस्तान में बहुत सारे साफी हमें मिलते हैं, वो लोग भी मिलते हैं जिन्होंने 70 के इलेक्शन भी कवर किए हुए हैं, 70-80 के भी। वो बड़ा खुल के कहते हैं, जिन्होंने ज़िया-उल हक का दौर भी देखा हुआ, सहाफ़त करते रहे। वो बुजुर्गवार आजकल ये फरमाते हैं, वो ये कहते हैं जी हमने बहुत कुछ देखा है इस मुल्क में, लेकिन इतनी तबाही कभी नहीं देखी हमने इलेक्शनों में धांधली देखी है, लेकिन इलेक्शनों में धांधलियाँ भी देखी हैं, जुड़लू भी देखे हैं, लेकिन इस तरह का जुल्म और फसादियत हमने नहीं देखी कि पूरा का पूरा इलेक्शन ही बदल के कहीं से कहीं कुछ और कर दिया गया। ये उन्होंने कभी पाकिस्तान में विटनेस नहीं किया। बहरहाल आ जाते हैं जमात इस्लामी पे। जमात इस्लामी ने ऐलान किया था कि वो 26 तारीख को धरना देंगे। आज 27 तारीख है। वो धरना देने के लिए आए तो कुछ कंटेनर लगा दिए गए इस्लामाबाद में। उसके बाद जो है वो रास्ते बंद किए गए, पुलिस ने उनके लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया। तो जमात इस्लामी में और तहरीक लब्बैक में कुछ मुख्तलिफ था। तहरीक लब्बैक को प्रोटोकॉल के अंदर लाया गया, जमात इस्लामी के लोगों को गिरफ्तार किया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो तब्दील होना शुरू हुई। जमात इस्लामी के इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात हुए, ज़िली इंतज़ामिया के साथ, और पिंडी की इंतज़ामिया से उनके मुज़ाकरात कामयाब हो गए और फिर ये फैसला हुआ कि 3 दिन तक वो लोग धरना देंगे और ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगी। और लियाकत बाग में जाके उन्होंने बाग के अंदर धरना दे दिया। तो जमात इस्लामी की और हुकूमत की चीज़ें तय होगी। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में। देखें, बिजली के बिलों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, उसके लिए जमात इस्लामी निकली, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जमात इस्लामी की एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो कभी भी अपने आप को बंद गली में नहीं जाने देती और हमेशा अपने मौक़िफ़ में कुछ लचक मौजूद रखती है। मिसाल के तौर पे नईमुल हक साहब ने जहाँ पे तनकीद की हुकूमत के ऊपर, बिलों के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर, वहाँ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद करके बैलेंस किया। उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ के पास अगर फॉर्म 45 मौजूद हैं तो फिर वो नए इलेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं? उन्हें फॉर्म 45 के मुताबिक अपनी सीटें वापस लेनी चाहिए। अगर वो नए इलेक्शन की बात करते हैं तो फिर दाल में कुछ काला है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। एक तो ये शुएब शाहीन साहब की तरफ से इसका जवाब मौजूद है और PTI से जब मेरी बात होती है तो बहुत क्लियरली कहते हैं, वो ये कहते हैं कि या तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए से इंसाफ फराहम करने दिया जाए, ये रिटायर्ड जजों वाला ड्रामा ना किया जाए और रोड़े ना अटकाए जाए और जजेस को फैसला करने दिया जाए। फैसला हमारे हक में आए या जो फॉर्म 47 के जाली उम्मीदवार हैं उनके हक में आए, हम उसको मानेंगे, लेकिन कम से कम जजेस को फैसला करने दिया जाए, ये उनकी एक डिमांड है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि या तो ये किया जाए और अगर ये नहीं करना और इसमें रोड़े अटकाने हैं तो फिर हम नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में एक गलत इलेक्शन हो गया। और उसकी एक सबूत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में ये बात लिख दी है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की गलत तशरीह की और उस गलत तशरीह की वजह से पूरा का पूरा इलेक्शन फारिग हो गया, पूरा का पूरा इलेक्शन खराब हो गया। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को दीवार के साथ लगा के इलेक्शन से बाहर धकेल दिया गया और फिर अभी इलेक्शन धांधली वाला केस भी लगना है। तो ऐसे में तहरीक इंसाफ के 2 बुनियादी मुतालबात हैं। नंबर 1, वो ये कहते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक आप हमारे उम्मीदवारों को वापस आने दें और जो जीते हुए हैं उनको सीटें दी जाएं ट्रिब्यूनल्स के जरिए से। अगर ये नहीं करना, इसमें रोड़े अटकाने, तो फिर हम नए इलेक्शन का मुतालबा करेंगे। लेकिन जमात इस्लामी के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जब जमात इस्लामी के 3 उम्मीदवार जो इस्लामाबाद से इलेक्शन हारे थे,
उनके पास भी फॉर्म 45 है ना, हारने वाले जीतने वाले सबके पास होते हैं। तो जमात इस्लामी के उम्मीदवारों से जब ये पूछा गया साफियों की जानिब से कि जनाब आपके पास जो फॉर्म 45 है उसमें कौन जीता है, तो उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ जीती है। तो उन्होंने कहा जी बड़ी अच्छी बात है। बाकी जमातों से भी ये कहा गया है, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब भी ले गए हैं, अब पीपल्स पार्टी तो नहीं लेके जाएगी ना, उनके इत्तेहादी जीते हुए, तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब भी ले गए हैं, कुछ और उम्मीदवार भी ले गए हैं। तो जमात इस्लामी एक अच्छी तगड़ी जमात है। तो जमात इस्लामी इसमें फरीक बने, इस्लामाबाद की 3 सीटों में ट्रिब्यूनल के पास अपने फॉर्म 45 रज़ाकाराना तौर पर जाके जमा करवा दें। इससे ये होगा कि केस मजबूत होगा और जो लोग सीट जीते हैं हकदारों को उनका मैंडेट मिल जाएगा, जैसा कि वो चाहते भी हैं। नईमुर रहमान साहब उन्होंने भी बात भी की और उन्होंने फरमाया कि जी बिल्कुल ठीक है, फॉर्म 45 अगर इनके पास मौजूद है तो उसके मुताबिक जीतें। लेकिन जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने हैरानकुन तौर पे मना कर दिया। उनकी जो क़यादत है इस्लामाबाद की, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी पीटीआई की लड़ाई है, पीटीआई जाने, उनकी लड़ाई जाने। तो उनको सहाफ़ियों ने ये कहा, एक दो सहाफ़ी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा। उन्होंने कहा सर पीटीआई की लड़ाई नहीं है, अवाम के मैंडेट का मामला है। आप इलेक्शन हार गए लेकिन आप जानते हैं कि जीता कौन है और हारा कौन कौन है, तो आपको जाकर गवाही देनी चाहिए। तो जमात इस्लामी के लोगों ने गवाही देने से इनकार कर दिया। उनके ऊपर एक दबाव था जिसकी वजह से उन्होंने गवाही नहीं दी। बहरहाल जमात इस्लामी कह रही है जी महंगी बिजली के खिलाफ लियाकत बाग में उनका धरना जारी है। 3 दिन का टाइम गवर्नमेंट के साथ तय हुआ है, लेकिन वो कहते हैं हम 1 महीने तक भी बैठे रह सकते हैं। तो क्या हुकूमत को उनके लियाकत बाग में बैठने से कोई फ़र्क पड़ेगा, एक अहम सवाल है। फिर जमात इस्लामी के जो कारकुनान गिरफ्तार किए गए थे उनके बारे में खबर आई कि बहुत सारों को रिहा भी कर दिया गया है। डिमांड पता क्या होनी चाहिए, एक्चुअली जो प्रॉब्लम है ना वो है आईपीपीस का। मेरे ख्याल में डिमांड ये होनी चाहिए कि आईपीपीस पर एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए पाकिस्तान में और तहकीकात की जाए कि कौन जिम्मेदार है ऐसे मनसूबों का कि 745 रुपए का एक यूनिट हम खरीद रहे हैं। 745 रुपए का यूनिट हम खरीद रहे हैं, 350 का यूनिट भी ले रहे हैं। भाई इतना महंगा यूनिट तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यानी सोने से तो बिजली नहीं बन रही ना, बिजली तो उसी फॉर्मूले से बन रही है जैसे बाकी बनाते हैं। तो दुनिया की महंगी तरीन बिजली हम बनाने वालों में शामिल हो गए। 745 रुपए का यूनिट बना, और वो जो आईपीपी है वो यूनिट वो बिजली भी नहीं बना रही है और उसको पैसे हम दे रहे हैं। या तो वो बिजली बना रहे हो, वो बिजली बना ही नहीं रहे, हम उनको पैसे देते जा रहे हैं। तो इन लोगों को जिनकी जेबों में ये पैसा जा रहा है, इन्होंने और हुक्मरानों ने मिलकर कैसे ये मुआहदे किए, इन मुआहदों को देखते हुए इन लोगों को पकड़ा जाए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और जिम्मेदारान को सजाएं दी जाए। ये होना चाहिए बेसिकली मुतालबा। अभी हुकूमत जो है ना वो कामयाबी इसको नहीं समझती कि वो कर्जे उतार रही है, वो तो कामयाबी इसको समझती है कि जो कर्जे हमने चाइना को और सऊदीया को और बाकी मुल्कों को देने हैं ना, सिर्फ उनको देने के लिए हमें थोड़ा टाइम और मिल जाए। तो इसी को ये हुकूमत इस वक्त एक बहुत बड़ी कामयाबी समझ रही है। बहरहाल एक चीज़ तो मैंने नोट की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऐसा माहौल कभी भी नहीं बनता जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बन जाता है। इसके पीछे एक रीज़न है जो मुझे समझ आई, और वो ये है कि जो सियासी जमात जाली फॉर्म 47 पे बनने वाली हुकूमत को किसी भी सूरत में तस्लीम करेगी, उसके बाद ये हक होगा कि एहतजाज करे, जलसा करे, जुलूस करे, वो कर सकती है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी इसको नहीं मानेगी और वो ये कहेगी इस हुकूमत को गिरना चाहिए, घर जाना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए क्योंकि इनकी 17-18 सीटें ही अपना वज़ीर-ए-आज़म बना के कैसे बैठ गए, तो उस जमात को कभी मौका नहीं दिया जाएगा। जो बेसिकली चीज़ समझ आ रही है वो ये है, और ये होता हुआ भी देख रहे हैं। एक शिकवा कादी फ़ायद ईसा साहब ने किया और वो शिकवा मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, लेकिन अफसोस के इजहार के साथ। कादी फ़ायद ईसा साहब ने कहा कि तहरीरी अहकाम जारी करने में जो ताख़ीर हो रही है उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया है, और ये मामला जो है वो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है जिसके साथ मुबैना तौर पे काजी फ़ायज़ ईसा साहब का एक्सटेंशन का केस जुड़ा हुआ है। मखसूस नशिस्तें मिलेंगी पीडीएम की जमातों को तो कादी फ़ायज़ ईसा साहब के लिए कानून साजी हो सकेगी और फिर उनको एक्सटेंशन मिल सकेगी, अगर तो मिलनी है तो। अब इसमें जो है वो उन्होंने इजाफी नोट में कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि जजेस को अपने काम की अखलाकियात से बालातर होना चाहिए, और इस बात पर रोशनी डाली कि समाअत ख़त्म होने के बाद फ़ौरन कानून और प्रैक्टिस के मुताबिक तहरीरी अहकाम जारी करने चाहिए। अब ये उन्होंने कह दिया, लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पे, वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब, टैरियन वाइट का केस उनके पास जाता है और वो 1 साल तक अपना फैसला जारी नहीं करते। यहाँ पे तो भी चंद दिन हुए हैं और कादी फ़ायद ईसा साहब जो है वो जल्दी में है, वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे देखें ना, 1 साल हो गया टैरियन वाइट वाला केस, फिर एक नया बेंच भी बना दिया। अब उसके ऊपर जो है वो एक रेफरेंस भी आया हुआ, देखते हैं उस मामले का क्या बनेगा। लेकिन जाते जाते एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, सरताज गुल वजीर साहिबा के घर पर भी छापा मारा गया।
पाकिस्तान में जिन लोगों के ऊपर आप फ़ख्र कर सकते हैं ना, सियासी लोगों के ऊपर, वो सब पॉलिटिकल पार्टीज़ में है। यानी मुझे ANP में इफ्तिखार साहब बहुत पसंद है, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं लेकिन अपना मौक़िफ़ नहीं बदला। मुझे इवन MQM में 2-3 लोग बहुत पसंद है, PMLN में कुछ बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने अपनी इज्जत भी बचाई है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जिन लोगों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि यार फ़ख्र है, ऐसे लोग भी पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनमें से एक ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा भी हैं, जिन्होंने एक आम लड़की होने के बावजूद उन्होंने मुकाबला किया जागीरदारों का, बहुत तगड़े और बड़े सरदारों का। और ये मुकाबला कोई ये 2-4-10 दिन का नहीं है, उन्होंने ये मुकाबला किया। ये बाकी लोगों की लड़ाई तो अब 2-2.25 साल पहले शुरू हुई है। ज़रताज गुल वज़ीर ने एक बड़ा मुकाबला किया है गुज़िश्ता कोई 12-13 साल से। वो जब से पॉलिटिक्स में आई है, ये सख्त मुकाबला वो कर रही हैं, सरदारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं और जीत कर दिखाती है। ऐसे लोगों पर फ़ख्र करना चाहिए, उनके घर पे छापे मार रहे हैं जाके। लेकिन मैंने ये देखा कि मर्दों को भी पीछे छोड़ दिया। जैसे निकलकर उन्होंने पुलिस का सामना किया, जैसे उन्होंने पुलिस को बताया कि आपने छापा मारा, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये एक अवामी मुंतखब नुमाइंदे का एटीट्यूड होना चाहिए नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।